तो आज हम लोग बात करेंगे गति का नियम पढ़ेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपको बहुत नई नई चीज़ें बताई जाएंगी इसमें वीडियो के अंदर। देखिए तो हम ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे और आज शुरू कर रहे हैं हम लोग गति का नियम। तो गति का नियम अगर पढ़ रहे हैं तो देखिए गति के नियम के बारे में सबसे पहले अगर कोई वैज्ञानिक बोला था तो वह अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बोला था कि अगर किसी वस्तु को गतिमान अवस्था में बनाए रखना है तो बिना किसी वायु बल के आप गतिमान अवस्था में नहीं बना सकते। जैसे साइकिल पर अगर आप पैडल मार रहे हैं तो जब तक आप वायु बल लगाएंगे तब तक साइकिल गति की अवस्था में रहेगी। वायु बल लगाना बंद कर देंगे तो फिर साइकिल रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी। तो मतलब अरस्तु का भी कहना गलत नहीं था गति के नियम में कि जब तक अगर किसी वस्तु को गतिमान अवस्था में बनाए रखना है तो बिना वायु बल के ये संभव नहीं है। तो ये गति के बारे में सबसे पहले बोले। फिर इसके बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक आते गए, बताते गए। तो हम लोग ज़्यादा समय को नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो रेलवे में इस बात को याद रखिएगा कि गति के बारे में सबसे पहले अगर बोलने वाला कोई वैज्ञानिक था तो वह अरस्तु था कि अगर किसी वस्तु को गतिमान अवस्था में बनाए रखना है तो बिना वायु बल के ये संभव नहीं है। तो अब ज़्यादा नहीं समय बर्बाद करेंगे, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन का गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने गति विषयक नियम में 3 नियम दिया था। कितने नियम दिया था? 3 नियम दिया था, जिसमें पहला नियम उसका जो था, जिसमें प्रथम नियम जिसको बोला जाता है बेटा, प्रथम नियम को दूसरे शब्दों में जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो प्रथम नियम जो कहिए चाहे जड़त्व का नियम कहिए, दोनों एक है। तो क्या है? देखिए एक बात बता दे कि हर एक का शब्द होता है, तो जड़त्व का मतलब क्या है इस चीज को जानना बहुत जरूरी है आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो। जड़त्व का जो मतलब आया है वो जड़ता से आया है। जड़त्व शब्द का जो मतलब आया है वो जड़ता से आया है। और जड़ता का अर्थ होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो अपरिवर्तनीयता। मतलब वर्ड को पढ़ने से ही क्लियर हो गया होगा, रटने की जरूरत नहीं है। अपरिवर्तनीयता मतलब परिवर्तन का न होना। अपरिवर्तनीयता का मतलब क्या होना? परिवर्तनीयता मतलब परिवर्तन, अपरिवर्तनीयता मतलब परिवर्तन का न होना। अर्थात वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बना रहे, तो इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो अगर हम शॉर्टकट डिफिनीशन लिखना चाहें कि जड़त्व क्या है, तो शॉर्टकट में हम यही लिख सकते हैं कि जड़त्व जो है वस्तु के स्थिति परिवर्तन, वस्तु की स्थिति परिवर्तन का क्या करता है? स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब समझ रहे हैं? स्थिति परिवर्तन का विरोध करना मतलब स्थिति में परिवर्तन न होने देना। स्थिति परिवर्तन का विरोध मतलब स्थिति परिवर्तन हो गया तो मतलब बदल गया, और स्थिति परिवर्तन का विरोध मतलब उस परिवर्तन को न होने देना। अर्थात जिस अवस्था में उसी अवस्था में बना रहे, तो इस गुण को क्या करते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व किसी वस्तु का क्या है? गुण है, जो उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। रटने की जरूरत ही नहीं है, देखिए बस एक लाइन का शब्द है अपरिवर्तनीयता, याद रखिए। मतलब अपरिवर्तनीयता का मतलब ही होता है परिवर्तन का न होना। ठीक। अब रेलवे या किसी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठा। एक प्रश्न आप में थ्योरेटिकल बनता है और एक प्रश्न बनता है कंसेप्चुअल। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनता है? क्योंकि बच्चे पूरा कंसेप्ट नहीं रखते हैं, तो एक कंसेप्ट हम आपको देना चाहते हैं कि जड़त्व जो शब्द है, कौन सा शब्द? जड़त्व शब्द। तो जड़त्व डिपेंड करता है किस पर? द्रव्यमान पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा हम बताने जा रहे हैं इस समय, जो कि बहुत कम ही लोग आपको देंगे। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि इनर्शिया किस बात पे डिपेंड करती है,
तो बोलिएगा कि इनर्शिया सर डिपेंड्स करती है मास पे। इनर्शिया किस बात पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है, अर्थात किसका जड़त्व तो ज़्यादा है, किसका जड़त्व तो कम है, ये हम कैसे बताएंगे? तो बस एक लाइन के जवाब से बता देंगे, द्रव्यमान से। जैसे एग्जाम्पल में हम दे करके समझा दें, अभी लिखना नहीं किसी को, जैसे एक एग्जाम्पल दे करके हम समझा दें कि दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक ए है जिसका मास 5 kg और दूसरा ब्लॉक है बी जिसका मास है 2 kg। अब मैं पूछूं कि इसमें जड़त्व किसका ज़्यादा है, इनर्शिया किसकी ज़्यादा है, तो कहेंगे सर कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। अर्थात अगर हम इसमें पूछे कि इनर्शिया को अगर हम आई से डिनोट कर दें, एग्जाम्पल के थ्रू लेट कर लें कि आई ए इज़ ग्रेटर देन आई बी होगा, कि आई बी इज़ ग्रेटर देन आई ए होगा, कि आई ए इज इक्वल टू आई बी होगा, कि चौथा नन दे दें। तो आपका मतलब क्या हो गया कि जिसका मास हैवी होगा उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। तो किसका मास हैवी है? तो हमारा एक ब्लॉक ए का मास ज़्यादा है तो उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ऐसे नहीं पूछता एग्जाम्पल, जब आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा है तो वह ऐसे पूछा कि एक ट्रक है दूसरा कार है, एक ट्रक है दूसरा कार है, किसकी जड़त्व तो ज़्यादा होगी? तो जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है कि ट्रक का द्रव्यमान जब भी होगा तो कार से ज़्यादा होगा, अर्थात इनर्शिया किसकी सबसे ज़्यादा हो गई? ट्रक की ज़्यादा होगी, किसकी तुलना में? कार की तुलना में। तो इससे हम लोग क्या समझे कि जड़त्व तो किस पर डिपेंड करता है? केवल और केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम लोग जड़त्व का मैथमेटिकली रिलेशन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे थ्योरेटिकली आखिर में कैसे क्या होता है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, जड़त्व का 3 प्रकार है। पहला है विराम का जड़त्व। विराम का जो जड़त्व होता है वो विरामावस्था के कारण उत्पन्न होता है। विराम का जड़त्व किसके कारण उत्पन्न होता है? विरामावस्था के कारण। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है कि जैसे कोई बस अचानक शुरू होती है तो शरीर हमारे पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? देखिए एक बात बता दें कि जड़त्व अगर आप पढ़ रहे हैं तो जड़त्व की स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब कोई घटना अचानक हो। अगर कोई घटना अचानक नहीं हो रही है तो जड़त्व कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता। जैसे अगर बस धीरे से चालू हो, तो सुनिएगा, कभी बस अगर धीरे से चालू होगा तो शरीर आपकी पीछे की ओर नहीं झुकती। बस वाला तुरंत अगर चालू करता है तभी आपकी जो है शरीर की इधर की ओर झुक जाती है, पीछे की ओर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि जब बस सडनली शुरू हुई तो हमारा जो नीचे का पोर्शन होता है वो बस के साथ तो डायनेमिक हो गया, लेकिन हमारा जो सेंटर होता है वो कहाँ होता है? हमारे नाभि के पास होता है। और जब बस अचानक चली तो नीचे का पोर्शन तो गतिमान हो गया, ऊपर के पोर्शन को कौन बताएगा? क्योंकि सारा लोड तो इसी जगह लग रहा है। इसलिए बॉडी का जितना मूवमेंट नीचे का पार्ट जितना तेजी से करता है ऊपर का पार्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सारा लोड आकर के इसी जगह केंद्रित होता है। तो नीचे का पोर्शन तो तुरंत डायनेमिक हो गया, तो ऊपर का तो डायनेमिक हो नहीं पाता। तो रेस्ट इनर्शिया के कारण हमारी शरीर की इधर की ओर झुक जाती है, पीछे की ओर झुक जाती है। और यही कारण है कि अगर पूछ दिया पेपर में कि बस अचानक शुरू होने पर शरीर पीछे की ओर क्यों झुक जाती है, तो उसका एग्जाम्पल कौन है? रेस्ट इनर्शिया, मतलब विराम के जड़त्व का उदाहरण है। पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर फलों का टूटकर गिरना, ये भी विराम के जड़त्व का उदाहरण है। तो ये सब दिमाग में बैठा के चलिएगा। कंबल को झटकने पर धूल के कणों का बाहर निकलना, ये भी विराम के जड़त्व का उदाहरण है। लेकिन ये सब घटना अचानक होगी तभी जड़त्व उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं। जैसे कंबल को धीरे धीरे झटकिए, क्या धूल के कण निकल पाएंगे? पेड़ की शाखाओं को एकदम धीरे धीरे हिलाइए, क्या कोई भी फल टूट के गिरेगा? लेकिन अब्बा पहुंच करके झकझोर दीजिए, फिर देखिए क्या होगा। मतलब कोई भी घटना अगर अचानक करेंगे तभी जड़त्व का उत्पन्न होगा। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है, आप देखे होंगे कि ग्लास है, ग्लास पानी से भरा हुआ है, ये देखे होंगे। इसमें क्या ऊपर एक कार्ड रखा जाता है, उसके ऊपर एक कॉइन होता है, मतलब सिक्का होती है। जब हम
यहाँ पर वो बोलता है कि गत्ता को हम धीरे से मारें, तो धीरे से मारते हैं तो देखिएगा गत्ता भी आगे बढ़ जाता है, सिक्का भी बढ़ जाता है, और जब बहुत तेजी से मारते हैं तो गत्ता बाहर चला जाता है और सिक्का रेस्ट इनर्शिया के कारण कहाँ गिर जाता है, पानी के अंदर गिर जाता है। तो अर्थात ये सिक्का जब पानी में गिरता है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, रेस्ट इनर्शिया का एग्जाम्पल होगा। तो याद रखिएगा कि किसी गत्ते के ऊपर रखा हुआ सिक्का पानी में गिरता है, किसके कारण गिरता है, तो रेस्ट इनर्शिया के कारण। धूल के कण बाहर निकलते हैं किसके कारण, रेस्ट इनर्शिया के कारण। अचानक वर्ष के शुरू होने पर बस शरीर का पीछे की ओर झुक जाना, ये भी किसका उदाहरण है, रेस्ट इनर्शिया कारण। ये सब एग्जाम में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ। दूसरा जो है गति का जड़त्व है। गति के जड़त्व में तो हम आपको हंसा देंगे यहाँ पर। गति के जड़त्व में आपका जो है गति के कारण जो जड़त्व उत्पन्न होगा वो गति का जड़त्व होगा। अच्छा एक चीज देखिएगा, गांव की महिलाएं, इसका उदाहरण कौन होगा बेटा, इसका उदाहरण कौन हो सकता है, तो बेस्ट एग्जांपल हम फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के जा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आप देखे होंगे कि विलन गाड़ी चलाता है, हीरो जा करके उसकी गाड़ी के ऊपर गिर जाता है शीशे पर उसके ऊपर, तो जब ब्रेक मारता है तो मतलब अंदर विलन तो बैठा है, ब्रेक मारा वो अपने आप को रेस्ट में कर लेगा, लेकिन हीरो को कौन बताएगा कि भैया ब्रेक मार रहे हैं बच जाइएगा। तो डायनेमिक इनर्शिया के कारण कहाँ आ जाता है, शीशे पे आ जाता है, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ता है कि विलन को मारना है। तो जब इस यहाँ रहता है, यहाँ से कहाँ आके चला आता है, शीशे पे चले आता है, तो ये भी किसका उदाहरण है, रेस्ट इनर्शिया, सॉरी डायनेमिक इनर्शिया का उदाहरण है। एक एग्जांपल और देंगे, जैसे गांव की महिलाएं देखे होंगे जब कभी अटैची या कोई सामान लेके चलती हैं तो वो ऊपर सामान नहीं लदवाती बस वाले से, कहती नहीं हम अपने साथ रखेंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा समझदार है, क्योंकि वो जान रहे हैं गति का जड़त्व उत्पन्न होगा। अब कुछ जब महिलाएं उनसे ज़्यादा समझदार होती तो कहती कि अगर ऊपर रखे रहे हो तो रस्सी से बांध देना। क्यों, क्योंकि जब नीचे ब्रेक मारा जाएगा तो आप तो बस के साथ रेस्ट हो जाएंगे, ऊपर सामान को कौन बताएगा। तो डायनेमिक इनर्शिया के कारण आगे की ओर घसकता आएगा और घसकते घसकते क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यही कारण है कि जब ऊपर कोई ड्राइवर जो है, कंडक्टर जब कोई सामान लादता है तो ऊपर देखिएगा बांध देता है रस्सी से, क्यों, क्योंकि डायनेमिक इनर्शिया का प्रॉब्लम खत्म हो सके। ठीक, अब तीसरा उदाहरण है दिशा का जड़त्व। किसका जड़त्व, दिशा का जड़त्व। दिशा के जड़त्व में आपको एग्जाम्पल बता दे, बहुत आसान है। रोडवेज बस वाले बैठाते बहुत बढ़िया से हैं, लेकिन जब उतारना होता है तो कहते हैं चलते बसिया से कूद जाइए। तो उस समय आप क्या करते हैं, बस की दिशा में जाकर कूदते हैं। किसकी दिशा में जाकर के कूदते हैं, तो रेलवे में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी में ही, कि जैसे बस चलती बस से हम कूदते हैं तो चोट, उतरते हैं तो चोट क्यों लग जाती है, क्योंकि वो डायरेक्शनल इनर्शिया का पालन नहीं करता। क्योंकि चलती बस से जब आप उतरेंगे तो बस तो आगे की ओर जा रही है, आप उतरेंगे उसी जगह तो मुंह नहीं फूट जाएगा, तो जब उसी की दिशा में जाकर के कूदेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। इसीलिए जब चलती बस से कोई व्यक्ति उतरता है या चलती ट्रेन से कोई उतरता है व्यक्ति, तो क्या करता है, उसी की दिशा में जाकर के कूदता है। तो ये सब सारे उदाहरण किसके थे, जड़त्व के थे। लेकिन अगर मैथमेटिकली पूछा जाए कि किसका जड़त्व तो ज्यादा होगा, तो आपको जवाब देना है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन सारा पढ़ने के बाद यही समझ में आया कि जड़त्व तब देखा जा सकता है स्थिति जब अचानक कोई घटना घटेगी तब। अगर घटना अचानक नहीं घट रही है तो जड़त्व की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो ये इस तरीके से जड़त्व का टॉपिक खत्म हो गया। इस तरह के क्वेश्चन भी रेखी संवेग के बारे में बात करना है कि रेखी संवेग क्या है, क्योंकि न्यूटन का द्वितीय नियम समझने के से पहले आपको रेखी संवेग समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो रेखी संवेग को डिनोट करते हैं वो P से डिनोट करते हैं, और रेखी संवेग जो होता है वो द्रव्यमान अगुणे रेखी वेग होता है। द्रव्यमान गुणे रेखी वेग होता है, मतलब यम इंटू वी होता है, यम इंटू वी होता है। अब इससे मात्रक भी आप बना सकते हैं अगर मात्रक बनाना चाहें तो दो बातें लिखना पड़ेगा। पहला, ये कैसी राशि है, ये भी कभी कभी पेपर में पूछ देता है। तो मेन हम लोग बातें करेंगे, सदिश राशि है
दूसरी बात, अगर मात्रक लिखना चाहते हैं तो द्रव्यमान का मात्रक आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। एसआई में हम लोग बात कर रहे हैं, या आप शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे तो न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये एसआई में बोला गया है। एसआई और एमकेएस एक होता है सामान्यतः। तो ये हमारा दोनों बात हो गया। दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठा। इसमें कुल 3 केस बनते हैं लल्ला। क्वेश्चन तो बहुत आसान रहता है, लेकिन लड़कों का जब दिमाग नहीं चलता तो हर एक चीज़ टफ हो जाती है। पहला केस, अगर हम जैसे यहाँ पर पहला केस कर दें, इफ m1 बराबर m2, 2 पिंड लेके चल रहे हैं और दोनों पिंडों के द्रव्यमान समान है। 2 पिंड को लेके चल रहे हैं और दोनों पिंड के द्रव्यमान समान है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि अगर द्रव्यमान समान हो गया तो मतलब द्रव्यमान नियत हो गया। अब रेखीय संवेग कितनी बातों पर निर्भर कर रहा है? 2 बातों पर, पहला द्रव्यमान पर और दूसरा किस पे? वेग पे। जैसे हम लोग 2 व्यक्ति हैं, अगर हम दोनों लोग के द्रव्यमान समान हो गए तो अब संवेग किसका ज़्यादा होगा? अब तो वेग ही से ना पता चल पाएगा। अर्थात जब 2 पिंडों के द्रव्यमान समान होगा तो वो किस बात पर निर्भर करने लगेगा? वेग पे। तो अर्थात अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, P1/P2 अगर लिखेंगे, P1/P2 अगर लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगा? V1/V2 के। अर्थात 2 पिंडों के अगर द्रव्यमान समान है और मैं पूछूं किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका संवेग भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसका एक ही आंसर होगा, जब द्रव्यमान समान होगा तो हायर वेलोसिटी है हायर मोमेंटम, मतलब जिसका वेग ज़्यादा होगा, क्या जवाब देंगे? जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका संवेग भी अधिक होगा, संवेग भी अधिक होगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात हम लोग देख लें, तो दूसरी बात अगर हम कर दें कि वेग समान हो जाए तो क्या होगा, क्या जवाब देंगे? यदि हम वेग समान कर दें तो अब क्या बचा? अब तो द्रव्यमान बचा। अब द्रव्यमान बचा तो अर्थात जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे मैं कह दूँ एक ट्रक चल रही है, सोच के बताइएगा, एक ट्रक चल रही है, एक स्कॉर्पियो चल रही है, मैं कह दूँ दोनों का वेग समान है। ट्रक चल रही है, स्कॉर्पियो चल रही है, दोनों का वेग समान है, किसका संवेग ज़्यादा? तो कहेंगे ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है इसलिए उसका संवेग भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अर्थात जब 2 पिंडों के वेग समान कर दिए जाएं और फिर पूछा जाए किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर कैसे जवाब देंगे? जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि अगर हम संवेग समान कर दें, जैसे एक हमारे पास डस्टर है और एक मार्कर है, दोनों को ले लें और कह दें संवेग बराबर है, दोनों को ले लें और संवेग क्या कर दें? बराबर कर दें। जैसे तीसरा केस हम देने जा रहे हैं, तीसरा केस में हम ये देने जा रहे हैं कि 2 पिंडों के संवेग समान हो जाए। संवेग समान हो जाए मतलब समझ रहे हैं कि P1 बराबर क्या कर दें? P2 बराबर P कर दें, मतलब दोनों के संवेग क्या कर दें? हम समान कर दें। और जब दोनों के संवेग हम समान कर देंगे तो इधर सुनिए, अब संवेग समान हो गया तो मतलब संवेग नियत हो गया। तो मतलब कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे तो m1 v1 बराबर क्या लिख देंगे अब इस कंडीशन में? m2 v2। तो मतलब m1/m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v2/v1। तो यहाँ से देखिए सुजीत जी 1/, करके है, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v आ गया। देखिए m1 यहाँ है तो v1 यहाँ, मतलब 1/, करके आ गया। तो 1/, करके आ गया तो उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और इनवर्सली में देखिए क्या होता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। अच्छा, ग्राफ क्यों बनवाते हैं? क्योंकि रटना ना पड़े फिजिक्स को। अब देखिए अगर ऐसे जाएंगे तो देखिए वेग घटने लगेगा तो द्रव्यमान बढ़ने लगेगा, और ऐसे आएंगे तो द्रव्यमान घटने लगेगा तो वेग बढ़ने लगेगा। अर्थात व्युत्क्रमानुपाती में एक घटता है तो दूसरा क्या होता है? बढ़ता है। तो जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल दे दें कि ट्रक है,
एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको सोच के बताना है। ट्रक है तथा कार है, दो एग्जाम्पल दे दिए। हम कहते दोनों के संवेग बराबर है, दोनों के संवेग बराबर है, दोनों के संवेग बराबर है। अब दोनों के संवेग अगर बराबर होंगे तो इसमें अगर हम आपसे जवाब पूछे तो इन्वर्सली हो गया रिलेशन। तो जिसका अब अगर हम यहाँ पर कह दें कि ट्रक और कार दोनों के संवेग समान है और किसका वेग ज़्यादा, किसका वेग ज़्यादा, अगर ये जवाब पूछें तो सिंपल सी बात है कि जब भी होगा तो ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, किससे, कार से। तो यहाँ पर क्या रिलेशन है, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है, तो मतलब जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज़्यादा होगा। तो जल्दी से बताइए कि कार का द्रव्यमान कम है तो यहाँ वेग किसका ज़्यादा होगा, कार का वेग ज़्यादा होगा, किससे, ट्रक से। लीजिए चूंकि क्या है, ट्रक का द्रव्यमान कार से ज़्यादा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, वेग तो ठीक उल्टा ना हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में एक बढ़ता है दूसरा क्या होता है, घटता है। तो इसका अगर जवाब पूछेगा पेपर में तो आप क्या जवाब देंगे, अर्थात जब दो पिंड के संवेग समान होंगे तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं, लेकिन जब ये बात समझेंगे तभी ना आप वहाँ पर समझा पाएंगे। अब गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध देखेंगे, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठे हैं, तो लड़कों का इस पर भी कंसेप्ट सही नहीं रहता। तो गतिज ऊर्जा तो हम लोग जानते हैं कि हाफ mv स्क्वायर होता है, तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ mv का होल स्क्वायर बाई m। अब mv की जगह आप संवेग का यूज कर सकते हैं, तो गतिज ऊर्जा का संवेग के रूप में रिलेशन क्या आ गया, k = p स्क्वायर बाई 2m। अब इस पर आपके मन में ख्याल होगा कि प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न इसमें दो तरह से बनता है। जैसे पूछ दिया कि द्रव्यमान को नियत रखते हुए संवेग को 4 गुना कर दे तो गतिज ऊर्जा कितना होगी। जैसे अगर किसी पिंड का द्रव्यमान नियत हो, संवेग को 4 गुना कर दे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 16 गुना हो जाएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि इस पे दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। किस तरीके से, जब द्रव्यमान को नियत का करके संवेग 2 गुना 4 गुना कर देते, यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर दो सूत्र बनेगा। पहला क्या सूत्र बन सकता है, क्या सूत्र बन सकता है, कांस्टेंट यम, मतलब जब यम नियत हो, तो यम जब नियत होगा तो यम नियत होगा तो क्या हो जाएगा, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर हो जाएगा। अगर कहीं क्वेश्चन में बोल दिया कि द्रव्यमान नियत था तो बस यही वाला फार्मूला लगाइएगा, सीधे आंसर लीजिएगा, p1 का होल स्क्वायर बाई p2 का होल स्क्वायर, इस पे रखिएगा, सीधे निकल जाएगा बिना कुछ किए। अगर यहाँ पर अगर ऐसे बोल दिया कि कांस्टेंट p है, कांस्टेंट p का मतलब नियत p है, तो जब नियत p होगा तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m। तो अर्थात यहाँ क्या फार्मूला बन जाएगा, k1 बाई k2 1 अपान करके है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2 अपान m1 हो जाएगा, 1 अपान करके लिखेंगे। तो ये तो मैथमेटिकली तरीका था। जैसे यहाँ क्वेश्चन बोल दिया कि द्रव्यमान अगर हम नियत रखते हैं, संवेग को 2 गुना कर दे तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, तो 2 गुना करने के बाद 4 गुना हो जाएगी। एक प्रश्न तो ऐसे बन सकता है। दूसरा कह दिया कि संवेग नियत है और गतिज ऊर्जा को, संवेग नियत है, द्रव्यमान आधा कर दे तो क्या हो जाएगा, तो आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, आप में बहुत टफ नहीं आता है। अब थ्योरेटिकल प्रश्न भी आपके मन में ख्याल उठ रहा होगा कि सर कैसे बनता है। जैसे थ्योरेटिकल प्रश्न ऐसे बनता है क्या, कि अगर 2 पिंड हैं, उनके संवेग समान है, तो पूछेगा किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दे दें कि, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि वही जो उठाए थे वही दे रहे हैं, ट्रक तथा कार, ट्रक तथा कार को उठा दिए और हम बोल दें कि दोनों का संवेग बराबर है, किसका,
ट्रक का भी और किसका, कार का, दोनों का संवेग समान है। तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या रिलेशन आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगी। तो सुजीत जी ये बताइए क्या होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गति ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। तो अपने दिमाग से सोचिए कि जब संवेग समान कर दिया तो इन्वर्सली रिलेशन हो गया, इन्वर्सली रिलेशन हो गया तो किसका द्रव्यमान कम होता है, कार का। तो कार का द्रव्यमान कम होता है तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ऐसे रट के नहीं जवाब दे पाएंगे, आप कंसेप्ट समझ गए। तो लोअर मास है हायर किनेटिक एनर्जी, लोअर मास है हायर किनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा कि सर यहाँ पर कार का जो होगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा किसके कंपेरिजन में, ट्रक के कंपेरिजन में। लेकिन कब, जब दोनों के संवेग बराबर होंगे तब। ये तो पहला केस था, पहले वाले केस पर क्वेश्चन बनाए थे। अगर हम यहाँ ऐसा क्वेश्चन बना दें कि जब हम संवेग को बराबर न करके द्रव्यमान को बराबर कर दें, द्रव्यमान को बराबर करके जैसे हम कहते कि हमारे पास 2 मार्कर है तो दोनों मार्कर के द्रव्यमान समान कर दें, तो द्रव्यमान समान कर देंगे तो उस बात पर अब किस पर निर्भर कर जाएगा, संवेग पे। अर्थात जिसका संवेग ज़्यादा होगा उसकी गति ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए बात को। इस तरीके से 2 क्वेश्चन बन गया। तीसरा रेलवे में ऐसे पूछा है कि जैसे कार है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, तीनों के संवेग बराबर है, अब तीनों पर एक समान बल लगा करके ब्रेक लगा करके रोका जा रहा है। तो पूछा जाता है कौन सबसे ज़्यादा दूरी चलकर रुक जाएगा। इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन भी आता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या जवाब दे। 3 प्रश्न उठता है, कौन सबसे ज़्यादा दूरी चलकर रुक जाएगा, तो किसमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा, या किसका त्वरण ज़्यादा होगा। 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि क्या होगा, लेकिन कंसेप्ट को समझने के बाद। अब ये एक रिलेशन है, देखिए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके देखा। अब इसमें क्या पूछा है, जैसे आरआरबी से लेकर के पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पूछा क्या मन में आपके ख्याल होगा, पूछा यह है कि बाइक है, कार है और ट्रक है। कह रहा था उसमें क्वेश्चन में कि तीनों के संवेग बराबर है, मतलब संवेग बराबर मतलब शब्द को ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम ऑफ बाइक, मोमेंटम ऑफ कार एंड मोमेंटम ऑफ ट्रक तीनों कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट का मतलब नियत है। अब तीनों पर एक समान बल लगा के ब्रेक लगा करके रोका जा रहा है। तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल क्या था वहां पे, ब्रेक द्वारा लगाया गया या लगा बल भी क्या है, लगा बल भी समान है। अब या तो आप रटिए या तो कंसेप्ट को समझिए, अर्थात फोर्स जो बाइक पे लग रहा है या जो कार पे लग रहा है या जो ट्रक पे लग रहा है, तीनों समान है। मतलब तीनों पे समान है मतलब बल भी नियत हो गया, संवेग भी नियत हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट, अगर हमारा कंसेप्ट लेके चलेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर कौन होगा, संवेग भी नियत, बल भी नियत, तो बचल कौन, यस इज डायरेक्टली यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो अगर उमन जो पीसीएस के एग्जाम में या रेलवे में पूछा था कि कौन सबसे ज़्यादा दूरी चलकर रुक जाएगा, तो इसका जवाब अब आपको बताना पड़ेगा कि आप खुद देंगे। व्युत्क्रमानुपाती क्या बताता है कि जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा वही सबसे ज़्यादा दूरी चलेगा। तो द्रव्यमान तीनों में देखिए सबसे कम किसका होगा, बाइक का। अर्थात यहाँ बाइक का द्रव्यमान सबसे कम है तो मतलब बाइक ज़्यादा दूरी चलकर रुकेगा। तो अर्थात इसका आंसर आपको मिल गया। तो सबसे ज़्यादा दूरी कौन चलेगा, सबसे ज़्यादा दूरी कौन चलेगा, बाइक चलेगा। इसके बाद कौन चलेगा, कार चलेगा। और सबसे कम दूरी कौन चलेगा, ट्रक चलेगा। तो इसका रीजन आपको समझ में आया, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा है। अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन ये भी पूछा है कि कौन जो है जल्दी रुक जाएगा, कम समय में रुक जाएगा। तो भैया जो ज़्यादा दूरी चली तो ज़्यादा समय ले ली ना, और जो कम समय ले रहा, जो जब सबसे जल्दी रुक रहा है, कम दूरी में रुक जा रहा है, वही ना जल्दी समय में रुकेगा। तो सबसे ज़्यादा समय किसका लगेगा यहाँ पर, अगर हम पूछे तो सबसे ज़्यादा समय जो लगेगा वो बाइक का लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूरी भी तो वही चल रहा है। और सबसे कम दूरी कौन चल रहा है, ट्रक।
तो सबसे पहले कौन रुक रहा है? ट्रक रुक रहा है। तो सबसे कम समय किसका होगा? ट्रक का रुकने का होगा। और सबसे ज़्यादा समय किसका होगा? बाइक का होगा। तो लॉजिक सा क्वेश्चन है, नहीं समझे बात को? तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन रहते हैं और ये इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कल के क्लास में न्यूटन का द्वितीय नियम हम लोग देखेंगे। द्वितीय नियम हमने शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि जब तक संवेग के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप द्वितीय नियम का रिलेशन संवेग से है, तो संवेग को जानना पहले बहुत जरूरी था।